नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय के इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। इतिहास इकाई 7 प्रथम विश्व युद्ध। पुराने समय में देशों के बीच युद्ध में दो सेनाएं होती थी, जिनमें ज़्यादातर पुरुष ही होते थे, जो घोड़ों पर सवार होकर तीर, धनुष, तलवार, भाला आदि से जमीन पर एक दूसरे से लड़ते थे। विजयी सेना के लोग पराजित राज्यों के गांवों व शहरों को लूटते और महिलाओं व बच्चों को अपनी सेवा के लिए उठाकर ले जाते थे। मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए, जैसे बंदूक, तोप व बारूद। यह सब यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बाद बदल गया। 20-30 किलोमीटर दूर तक घातक बम बरसाने वाली तोप, स्वचालित मशीन गन, मोटर गाड़ियों व रेलों का सैनिक यातायात में उपयोग, समुद्र में पानी के नीचे चलने वाले पनडुब्बी युद्धपोत, इन सब ने देशों के बीच लड़ाई के स्वरूप को भी बदल दिया। यही नहीं, पहले जहां दो छोटे राज्यों के बीच युद्ध किसी रणभूमि में लड़ा जाता था, वहीं 20वीं सदी में विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग मारे जाने लगे और अनगिनत लोग अपाहिज हो गए। प्रथम विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका, तीन महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र जिसमें यह लड़ा गया, यह इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। यह युद्ध लगभग 52 माह तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए यह जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई और इस दौरान अनुमानतः 1 करोड़ लोगों की जान गई, इससे दोगुने घायल हो गए। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे। युद्ध समाप्त होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, हैंसबर्ग और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका निश्चित तौर पर एक महाशक्ति बनकर उभरा। युद्ध में जर्मनी की हार के पश्चात 18 जून 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश सम्मिलित हुए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ने मुख्य नेतृत्व निभाया। जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई। यह एक ऐसा भयंकर युद्ध था जिसमें जल, थल और वायु तीनों प्रकार की सेनाओं ने युद्ध में भयानक भाग लिया और महामारकाट मचाया। प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ प्रमुख घटनाओं को देखें। तारीख 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक यह युद्ध लड़ा गया। स्थान था यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व, आंशिक रूप में चीन और प्रशांत द्वीप समूह। परिणाम: गठबंधन सेना की विजय, जर्मनी, रूस, ऑटोमनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का अंत, यूरोप तथा मध्य पूर्व में नए देशों की स्थापना, जर्मन उपनिवेशों में अन्य शक्तियों द्वारा कब्जा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना। लड़ाई में सहभागी गठबंधन देश, लड़ाई में सहभागी केंद्रीय शक्ति, सेंट्रल पावर देश, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली। और अन्य: ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, खिलाफत उस्मानिया, बल्गारिया। मारे गए सैनिकों की संख्या 5,52,000, 55,25,000 सैनिक मारे गए। मारे गए सैनिकों की संख्या 4,43,86,000। घायल सैनिकों की संख्या 12,83,000। 12,83,15,000। घायल सैनिकों की संख्या 8 करोड़
38,80,000। लापता संख्या 4,12,10,000। लापता सैनिकों की संख्या 3,62,90,000। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? एक बहुत छोटी सी घटना से इस युद्ध की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग नाराज थे। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला न करें। एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून सन 1914 के दिन साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में उतरे। देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खींचते चले गए। इस अब सवाल यह है कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़े? जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों पर विचार करना होता है। कुछ बातें जो इन राज्यों की बदलती ज़रूरतों से संबंधित हैं। ये सारे राज्य तेज़ी से औद्योगिकरण कर रहे थे और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। जैसे अपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, औद्योगिकरण पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था और 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था। इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाजार और उपनिवेशों की जरूरत थी। हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत उनके कब्जे में आए। ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देश के कब्जे में ये पहले से ही थे, लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन या अन्य किसी कमज़ोर देश से इलाके छीनना चाहते थे। उदाहरण के लिए जर्मनी ने सन 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर अल्सास लॉरेंस नामक खनिज प्रधान क्षेत्र को हथिया लिया था। इससे पोलैंड की जमीन पर भी अधिकार जमा रखा था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली आदि देशों का था। वे किसी न किसी तरीके से अपने देश और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देशों को चुनौती दें। उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एकाधिकार था, जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेशों पर बेरोक-टोक नियंत्रण चलता था। जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहता था और अपने जहाज़ों को बेरोक-टोक समुद्रों पर आने-जाने की स्वतंत्रता चाहता था। वैसे जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे। अब वह अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर पर भी अपनी पहुंच बनाना चाहता था। अतः स्वाभाविक था कि उसका टकराव ब्रिटेन से हो। इसलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके। जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। 19वीं सदी के अंत में से ही यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और सारे महत्वपूर्ण देश यह मानकर चल रहे थे कि देश देर सवेर युद्ध होने ही वाला है, लेकिन युद्ध में वे अकेले न पड़ जाएं। यह सोचकर लगभग सारे देशों ने अन्य कुछ देशों से गुप्त संधियां कर ली थी। इनमें ऐसी शर्तें थी कि यदि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। उदाहरण के लिए पहले विश्व युद्ध में निर्णायक युद्ध निभाने वाली कुछ संधियां इस प्रकार थीं। त्रिदेशीय संधि। सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी, जिसके अनुसार अगर इनमें से किसी देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी दो देश युद्ध में उतरकर उसकी सहायता करेंगे। त्रिदेशीय समझौता। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली की संधि के द्वारा रूस और फ्रांस को अलग थलग पड़ने का खतरा था। वे दोनों जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रामकता से चिंतित थे। ब्रिटेन भी जर्मनी के नौसैनिक ताकत से चिंतित था। अतः ब्रिटेन, रूस और फ्रांस से मिलकर एक समझौता 1907 में इस शर्त पर किया कि यदि उनमें से किसी
एक पर कोई अन्य देश आक्रमण करें तो वे एक दूसरे को मदद करेंगे। सन 1914 में प्रकाशित एक कार्टून जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह सारे देश युद्ध में खींचे। इस तरह से सारे लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आए और युद्ध में भाग लिए। अंतर्राष्ट्रीय भावनाएं और संघीयवाद। 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे, उन देशों की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए उकसाया। सारे राष्ट्र यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी, सबसे अधिक उपनिवेश होंगे, वही सर्वशक्तिमान होगा, और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देंगे। दूसरी ओर कई नए समुदाय जिनकी अपनी भाषा या धर्म था, अपने आप को राष्ट्र मानकर अपने लिए स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। इनमें प्रमुख थे पोलिश, चेक, हंगरी, स्लाव व यहूदी। इनमें से किसी का अपना स्वतंत्र राज्य नहीं था। मध्य यूरोप में ऐसे अनगिनत समूह राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर वर्तमान साम्राज्यों को तोड़कर अपने अपने स्वतंत्र देश के निर्माण के लिए प्रयास करने लगे। इसका सीधा प्रभाव जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, रूसी तथा तुर्की साम्राज्यों पर पड़ा, लेकिन समस्या यह थी कि यह एक ही भाषा बोलने वाले कई दूर दूर के इलाकों में बटे हुए थे। हर राष्ट्र के लोग यह चाहते थे कि उनके सारे इलाकों को एक राष्ट्र के तहत लाया जाए। ऐसा करने में समस्या यह थी कि उन्हीं इलाकों में दूसरी भाषाएं बोलने वाले भी लोग रहते थे। इन सब बातों के कारण यूरोप की राजनीति में उथल पुथल मचा। देशों के अंदर और एक दूसरे के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। सभी लोग यही मानने लगे थे कि इन सब समस्याओं का समाधान युद्ध के माध्यम से ही हो सकता है। मानववादी दृष्टिकोण। यूरोप के देशों में युद्ध विरोधी धारा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। इससे मुख्य रूप में मजदूर आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन के लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने यह कहकर युद्ध का विरोध किया कि यह लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि शासकों के लिए के हित में है। महिला आंदोलनों ने कहा, हालांकि युद्ध करने का निर्णय पुरुष अपनी शान के लिए करते हैं, पर इसका वास्तविक बोझ महिलाओं को ही ढोना पड़ता है। सन 1914 में युद्ध के खिलाफ बोलने वालों में जर्मनी के कार्ल लाइब्लेक्ट, पोलैंड की रोजा लक्सबर्ग, रूस के लेनिन और ब्रिटेन के सिल्विया पैखर्ड प्रमुख थी। लेकिन सन 1914 में युद्ध विरोधियों की आवाज़ें दबाकर रह गई। जब युद्ध में हजारों लोग मारे गए या अपाहिज होकर घर लौटने लगे, तो युद्ध की वास्तविकता सामने आने लगी और लोगों ने विरोधी भावना प्रबल होने लगा। उस समय युद्ध की भयावह स्थिति इस चित्र से देख सकते हैं। जिन कारखानों में व्यक्तियों के उपयोग के लिए सामग्री बनाई जाती थी, भोज्य सामग्री और अन्य उपयोग के सामान बनाए जाते थे, वहाँ पर कारतूस, बंदूकें और तोप का निर्माण होने लगा। एक जर्मन तोप कारखाने का दृश्य, सन 1916 का यह दृश्य। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? 19वीं सदी में ऐसे राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे और सत्ता अभी भी पुराने अभिजात्य वर्ग के हाथों में थी। इसी समय इन देशों का औद्योगिकरण भी हो रहा था, जिसके कारण उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा उभरने लगी थी। एक ओर नए उभर रहे देश अपने लिए जगह बनाना चाहते थे, इस कारण देशों के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरी ओर कई ऐसे राष्ट्र थे जो अब स्वतंत्र होना चाहते थे और वे पुराने साम्राज्यों का विघटन चाहते थे। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने लगा। युद्ध होगा कि यह मानकर विभिन्न देशों ने आपस में गुप्त संधियां कर रखी थी, जिसके चलते ही दो देशों के बीच का झगड़ा देखते देखते विश्व युद्ध में बदल गया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन देशों में अतिराष्ट्रीय भावना तथा सैन्यवाद जड़ जमा चुका था। इनके चलते आम लोगों में भी युद्ध के प्रति एक उत्साह बन गया, लेकिन शीघ्र ही युद्ध के परिणाम आने से
युद्ध के प्रति यह उत्साह अपने शासकों के प्रति आक्रोश में बदलने लगा। प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। अपने राजकुमार के मारे जाने पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया। सर्बिया की मदद से रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया। फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा की। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग से अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया, तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुख देश तथा उनके विश्वव्यापी उपनिवेशक युद्ध में शामिल हो गए। 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में शामिल हो गया। इटली पहले तो जर्मनी के खेमे में था, मगर अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थ था। उसने ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। उसकी कंपनियां उन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी। जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी सैनिकों नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दें, ताकि उनका व्यापार बंद हो और उन्हें कई सहायता न मिले। इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज पर हमला करने लगा। यहाँ तक कि जर्मनी की पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज को सारे यात्री सहित डुबो दिया। इसे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही विश्व का हर महायुद्ध युद्ध की चपेट में आ गया। इस युद्ध में शुरू में जर्मनी को सफलता मिली और फ्रांस की ओर बढ़ने में सफल रहा और रूस के आक्रमण को पराजित कर पाया, किंतु शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी की बढ़त पर रोक लगा दी। एक लंबे समय तक दोनों सेनाएं एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती रही। पूर्व में रूस को हार का सामना करना पड़ा और अंत में वह सन 1917 में क्रांति हुई, जिसका एक मुख्य ध्येय लोकतंत्र और युद्ध समाप्ति था। रूस की क्रांतिकारी सरकार जर्मनी से समझौता करके युद्ध से अलग हो गई। उसी समय सन 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन जर्मनी के खिलाफ उपयोग में लाए। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से निर्णायक मोड़ आ गया और जर्मनी में सम्राट कैसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका की पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा हुई। इस प्रकार 4.25 वर्ष तक चलने वाला यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए या युद्ध के कष्ट सहने के कारण मर गए। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा और अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास करना पड़ा। युद्ध के समय सैनिकों की स्थिति। ट्रेच में जीवन का आदर्श चित्र। प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें। उसमें मशीन गन, तोप, टैंक, रेलगाड़ी, विमान आदि से युद्ध लड़े गए। मशीन गन। ट्रेचों के जाल के पीछे आमतौर पर मशीन गनों का उपयोग किया जाता था। इनका उपयोग पहली बार इसी युद्ध में किया गया। एक मशीन गन के माध्यम से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दागी जा सकती थी। राइफल, जिसे एक बार चलाने के बाद दोबारा गोली भरना पड़ता था, की तुलना में मशीन गन की मारक क्षमता करीब 100 गुना बढ़ गई। इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का उपयोग किया गया। सबसे भारी तोपों से 50 से 60 गोले प्रति मिनट दागे जा सकते थे।
निश्चित दूरी पर लगातार मार करने वाली तोपें पेचों से होकर रहे गतिरोध को तोड़ने में सक्षम थी। तोपों से प्रतिद्वंदी सैनिकों, उनके हथियारों, उपकरणों और स्टेशनों को एक साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता था। टैंक सन 1899 में ब्रिटेन में मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण से ढके युद्धक मोटर कार का विकास हुआ। पहियों की जगह इसमें चैन ट्रैक लगाकर इसे कीचड़ और उबड़ खाबड़ खाइयों पर भी चलाने लायक बनाया गया था। इस तरह टैंक का आविष्कार हुआ। पनडुब्बी जर्मनी ने समुद्र सतह के नीचे छुपकर चलने वाली और विरोधी जहाज़ों पर गोले दागने वाली यू बोट पनडुब्बी का निर्माण किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के 50% व्यापारिक जहाज जर्मन यू बोट के द्वारा नष्ट कर दिए गए। विषैली गैसें जर्मनी, जिसके औद्योगिकरण में रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था, ने युद्ध में विषैली गैसों का प्रयोग किया, जिनके प्रभाव से लोगों की मौत हुई या वे अंधे हो गए। इसके चलते विरोधी देशों के सैनिकों को गैस नकाब पहनकर लड़ना पड़ा। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए युद्ध के कुछ समय बाद ही सारे देशों ने मिलकर निर्णय लिया कि आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध में नहीं किया जाएगा। इसे जिनेवा कन्वेंशंस कहते हैं, जिसमें युद्ध लड़ने के नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय स्वीकार किए गए। रेलगाड़ी प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक सस्तों रेल मार्गों से चलने वाली तोपों व रसद को दूर के ठिकानों तक पहुंचाने का काम रेलगाड़ियों ने किया। इस प्रकार इस नए यातायात साधन ने युद्ध में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। विमान दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं के प्रथम विमान बनाने के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक विमानों का निर्माण और तकनीकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस दौरान विमानों का प्रयोग मुख्यतः हवाई गश्त के माध्यम से शत्रु सेना की टोह लेने के लिए किया जाता था। जल्द ही सरकारें विमान के सामरिक महत्व को समझ गई। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विमान निर्माण की तकनीकी की तीव्रता से विकास हुआ। युद्ध का जन सामान्य पर प्रभाव यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें किसी देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह के युद्ध को पूर्ण युद्ध टोटल वार कहा जाने लगा। जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा। उनके घर खेत आदि ध्वस्त किए गए। उन्हें आए दिन विरोधी सेना की लूटपाट, बलात्कार जैसे जुल्म का सामना करना पड़ा। बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, रूस आदि देशों में यह सर्वाधिक रहा। ये सब युद्ध के भयानक स्थिति को दर्शाती है। युद्ध और महिलाएं जैसे कि हमने पहले देखा था कि विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बहुत तेज़ी से बदलाव आए। ज़्यादातर नौजवान पुरुषों के सेना में भर्ती होने के कारण अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आगे आने पड़ा। घर में कमाने वाले पुरुषों के न होने से महिलाओं को घर संभालने के साथ साथ मजदूरों के लिए बाहर काम करना पड़ा। इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा। वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी और अपने हितों व अधिकारों की रक्षा को लेकर सचेत हुई। युद्ध खत्म करने व शांति बहाल करने की मांग को लेकर महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित थीं। जगह जगह महिलाओं के संगठन यह मांग करने लगे कि महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले ब्रिटेन की संसद में सन 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का निर्णय हुआ। जर्मनी और रूस की
क्रांतिकारी सरकारों ने भी सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। लंदन में सन 1914 में वोट के अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर रही एक महिला को पुलिस गिरफ्तार करती हुई। शांति समझौते। सन 1919-20 में विजयी राष्ट्र, जिन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, ने पराजित देशों के प्रतिनिधियों के साथ समझौते किए। जर्मनी के साथ वर्साई संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि, हंगरी के साथ ट्रियानैन संधि, तुर्की के साथ सेव्रे की संधि और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संधि जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना। 19वीं सदी के अंत से कई राजनेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो देशों के बीच की समस्याओं का समरसता से समाधान करे। युद्ध के दौरान विलियम्स के सिद्धांतों में भी यह बात कही गई। विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। इस समय की कल्पना में उपनिवेशों की स्वतंत्र देश नहीं माना गया। उन्हें उस संगठन में स्थान देने की बात नहीं की गई। सन 1920 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिससे अपेक्षा थी कि वह देशों के बीच के झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा करेगी और उनमें स्वतंत्र श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों में विकास के लिए मदद करेंगी। इसका प्रमुख काम था विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का क्रियान्वयन। उदाहरण के लिए वर्साई समझौते के अंतर्गत सार क्षेत्र, जिसे फ्रांस के उपयोग के लिए दिया गया था, और डैनजिंग पट्टी, जिसे पोलैंड को समुद्र तक पहुंचाने के लिए दिया गया था, का प्रशासन राष्ट्रसंघ को देखना था। राष्ट्रसंघ के गठन में ही कई समस्याएं थीं। पहली बात तो यह थी कि इसमें विल्सन की अहम भूमिका के बावजूद अमेरिका उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। सोवियत रूस, जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की पैरवी कर रहा था, को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को उसमें सदस्य नहीं बनाया गया।